हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर बोले तो संख्या पद्धति और उसके लेक्चर नंबर 11 को शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, आज हम प्रश्नावली 1.5 के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे पास में वो है 2 माइनस रूट 5। तो ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। तो ऐसे हमने कई उदाहरण इससे पहले भी देखे हैं कि जब भी किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऐसे में ओवरऑल जो नंबर आएगा हमारे पास में वो कैसा होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारे पास में किसका उदाहरण हो जाता है, ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास में ये, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 प्लस रूट 23। यहां पर हमारे पास में ये ब्रैकेट में लिखा था तो मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, और माइनस यहाँ पे रूट 23 हमारे पास में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। अब आप यहां देख रहे हो कि भाई ये प्लस का रूट 23 है और ये माइनस का रूट 23 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे इसको, सिंपल 3। अब 3 जो है हमारे पास में एक परिमेय संख्या है, तो ऐसे में ये हमारे पास में कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, बस उसी को क्या करना है, हम प्रश्नावली में कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास में 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7। तो आप यहाँ पे देखोगे भाई रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा, 2/7। तो ऐसे में 2/7 हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारे पास में कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आप बस यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके चौथे पार्ट पे। चौथा जो पार्ट है हमारे पास में वो क्या है, 1/√2। तो 1/√2 जो है हमारे पास में कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाली क्लास में हम परिमेयकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने 1/√2 का परिमेयकरण देखा था। उसको कुछ ऐसे करा था कि भाई √2 से गुणा कर दो, √2 से भाग कर दो। √2 को 1 से गुणा करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, √2, और नीचे √2 को √2 से गुणा करा तो हमारे पास में आ गया था 2। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। तो वो चीज आप यहां से कह लीजिए या फिर यहां से कह लीजिए, तो ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। चौथा पार्ट जो है हमारे पास में वो है √5 माइनस √2 गुणा में, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो गुणा होता है ऑब्वियसली, गुणा करेंगे किससे, √5 प्लस √2 से। तो ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो चलो इसको सरल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या, ये हो जाएगा a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, इस तरह से हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको याद होगा हम तीसरी सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाती है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी जो है हमारे पास में वो किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के। तो ऐसे में अपन आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर जब अपन लिखेंगे, अपने सोल्यूशन जो है हमारे पास में आंसर जो हम करेंगे वहां आप लिख दोगे भाई √5 माइनस √2 गुणा में √5 प्लस √2, ये बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो a का मान का स्क्वायर माइनस b का मान का स्क्वायर। a हमारे पास में क्या है, √5 हो जाता है, और b हमारे पास में क्या है, √2 हो जाता है, उसके मान का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और √2 का स्क्वायर करा तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, 5 में से 2 गए तो हमारे पास में क्या आएगा, 3। तो पांचवें पार्ट को, इसको फिर से लेना, तो पांचवें पार्ट को जब हमने सरल करा तो ऐसे में हमारे पास में फाइनल आंसर 3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में ये हमारे पास में कैसी संख्या है, ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सरल करके पता लगा लेते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय। अगला है हमारे पास में सिक्स्थ पार्ट, वो है 1/√7 माइनस 2। अब पूछ रहे हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में हर के मान में रूट लगा हुआ है, तो √7 माइनस 2। अब √7 माइनस 2 जो है हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होगी, और 1 में अपरिमेय संख्या, तो ओवरऑल भी क्या होगा, हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, ये चीज हो जाती है। अब जिन बच्चों को ये चीज नहीं दिख पाती है उनको अगर ध्यान हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हमारे पास में क्या है, इसका हम परिमेयकरण करके देख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर परिमेयकरण करके देखें तो √7 माइनस 2,
तो यहां पर मैं किससे गुणा करूंगा, आप बोलोगे सर यहां पे आप गुणा करिए √7 + 2 से, और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास में क्या, √7 + 2। क्वेश्चन ने बोला नहीं परिमेयकरण करने के लिए, ये हमारे पास में अपरिमेय है, ये दर्शाने के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। √7 + 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास में √7 + 2, और नीचे है हमारे पास में ये वाली देखो सर्व समीका लग रही है a - b गुणा a + b, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में a के मान का घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान हमारे पास में कितना है √7, तो उसका ये हो गया, माइनस b हमारे पास में मान कितना है उसका 2, तो हमने ये लिख दिया। ऊपर क्या आ जाएगा √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7, माइनस की जगह माइनस, और 2 का स्क्वायर करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √7 + 2, 7 में से 4 गए तो बचा 3। तो ये हमारे पास में ओवरऑल परिमेयकरण करने के बाद में आ रहा है, और आप यहाँ पे देखोगे कि ऊपर √7 + 2 लिखा है, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ओवरऑल हमारे पास में कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सरल करने का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, आपको कहीं पे दिख रहा है कि हमें जोड़ना है, भाग करना है, क्वेश्चन जो दिखा रहा है ना आपको बस वही करना है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना। तो चलो कैसे करते दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहला है हमारे पास में 3 + √3 को गुणा करना है 2 + √2 से, ठीक है। अब तो चलिए फिर करते हैं, इसको कैसे करेंगे। आप तो ये देखिए कि भाई सबसे पहले 3 को इस पूरे से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 + √2, ये हो गया। फिर इस प्लस √3 को इस पूरे से गुणा कर लीजिए, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2 + √2, ये चीज हो जाती है। आगे देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा, 3 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 3 √2 आ जाएगा, 2 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2 √3 आ जाएगा, और √3 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों ही रूट में है, वर्गमूल के अंदर है, तो दोनों को अंदर ही गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 × 2, ये चीज आती है। आगे देखो इसको लिखूंगा 6, 3 √2 को 3 √2 ही लिख दिया, इसको मैं लिखूंगा 2 √3, और इसके अंदर आ जाएगा 3 दूना 6, तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सरल करना। अब यहाँ पे हम और कुछ जोड़ गुणा भाग हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे देखो हम कर सकते थे, हमें दिख रहा था ना कि गुणा कर सकते हैं, तो वहां पे हमने कर दिया। अब यहां पर जब हम कुछ नहीं कर सकते यानी कि वो हो गया सरल, बस इतना ही रहता है। तो चलिए इसको सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 3 + √3 को गुणा करना है 3 - √3 से। अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, पर यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा वो तीसरी जो हमने सर्व समीका पढ़ी है a + b गुणा a - b बराबर होता है a² - b² के वाली लग सकती है, तो बिल्कुल उसी का प्रारूप है हमारे पास में। तो चलिए उसको लगा लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम राइट साइड में लिख के बता देंगे कि हम ये वाली सर्व समीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, a + b गुणा a - b जो कि बराबर है a² - b² के। तो ये वाला रूप आपके पास में है, ये वाला रूप हमारे को लिख देना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान हमारे पास में कितना है 3 हो जाता है, तो वो लिख दिया, और b का मान हमारे पास में कितना है √3, उसकी घात 2, वो हमने लिख दिया। अब देखो 3 की घात 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा 9, माइनस की जगह माइनस, और √3 की घात 2, तो वो हमारे पास में हो जाएगा 3। 9 में से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास में, तो फाइनल आंसर जो है 6 आ जाएगा। अब आप 6 का कुछ और कर सकते हो क्या, बस कुछ नहीं, 6 को 6 लिख दिया, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, सरल करना हो जाता है, ठीक है। और सर्व समीका आप देख रहे होंगे बार बार इस्तेमाल में आ रही है, तो अगर आपने नहीं भी याद करी होगी तो हम बार बार जब इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको याद हो जानी है, ठीक है। तो चलिए फिर इसके अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में तीसरा जो है सरल करने के लिए वो है, देखना √5 + √2 पूरा की घात 2, ये है हमारे पास में। इसको कैसे करेंगे, तो इसको अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास में जो पहली वाली सर्व समीका थी, पहली वाली सर्व समीका बताओ क्या थी, पहली वाली सर्व समीका थी a + b के पूरे की घात 2 बराबर होगा वो किसके, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, ये हमारे पास में पहली सर्व समीका थी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस की जगह प्लस और b की जगह है √2 उसकी पूरे की घात 2, देखो इस तरह से है। तो जब हमारे पास में ये वाला प्रारूप है, लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिया हुआ है, तो उसको हम राइट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं,
ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। और हमने यहाँ पे बता ही दिया कि हमने ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया है, तो आपके टीचर को ये भी पता लग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का मान और उसकी घात 2। तो देखो a का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, √5 और उसकी घात 2। फिर प्लस की जगह प्लस लिख दिया, फिर 2 गुणा a गुणा b, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में a का मान और यहाँ पे आ जाएगा गुणा में b का मान। a का मान देखो हमारे पास में क्या है, √5 हो जाता है, b का मान हमारे पास में क्या है, √2 हो जाता है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे है b का मान की घात 2, तो यहाँ पे b का मान और उसकी घात 2। b का मान देखो आपके पास में कितना है, √2, तो वो हमने यहाँ पे √2 लिख लिया। इस तरह से हमने क्या करा, ये वाला रूप था उसको हम इस रूप के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो ये तो करा, ये वाला रूप था इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब √5 की घात 2 तो हमारे पास में हो जाएगा 5, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, √5 को √2 से गुणा करो तो आप क्या करिए, वर्गमूल के अंदर ही गुणा कर दो। 5 को 2 से गुणा करा तो हमारे पास में कितना आ गया, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस, √2 की घात 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 5 और 2 को जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस 2√10। तो ये हमारे पास में जो है फाइनल आंसर हो जाएगा सरल करने के बाद में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। और यहाँ पे भी हमने कौन सा सर्व समीकरण इस्तेमाल करी है, पहली वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करा है। उसको हम अपने कॉपी के राइट साइड में लिख के भी दिखा देंगे कि भाई हमने ये वाली जो है सर्व समीकरण का इस्तेमाल करा है, ये चीज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफी सिंपल चीजें रहती हैं। चलिए आते हैं फिर इसके चौथे वाले भाग पे। और चौथे वाले भाग पे देखते ही किसी का दिमाग खनकेगा सर कि यहाँ पे देखिए √5 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। तो ऐसा तो सर तीसरी सर्व समीकरण जो होती है उसके अंदर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास में तीसरी सर्व समीकरण लगेगी। देखो कैसे, a माइनस b गुणा a प्लस b जो कि बराबर है a² माइनस b² के। तो ये मैंने आपको बीच में लिख के दिखा दी कि भाई मैं ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करूंगा। तो देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो इसका अगला स्टेप जो है अपने पास में ये हो जाएगा, वो बराबर होगा a का मान की घात 2। तो a का मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान हमारे पास में कितना है, √5 हो जाता है, और b का मान हमारे पास में कितना है, √2 हो जाता है। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि a का मान क्या लेना है, b का मान क्या लेना है, आप तो ये देखिए भाई इस रूप में ये वाली सर्व समीकरण है और यहाँ पे a है और यहाँ पे a लिखा है, माइनस है, माइनस लिखा है, b है, √2 लिखा हुआ है। तो ऐसे आप सेट करके देख लो किसकी जगह क्या लिख सकोगे। √5 की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, √2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में से 2 गए तो कितना बचा हमारे पास में, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमने क्या करा है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सरल कर लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो काफी सिंपल रहते हैं, काफी अच्छे से हमने पिछली क्लास में भी इसका कंसेप्ट डिस्कस करा था और आज हमने उसकी प्रश्नावली भी देख ली। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न 3 पढ़ने से पहले रुकना, मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिला देता हूं। जैसे आपको अगर ध्यान होगा कि अगर हमारे पास में कोई व्रत होता है, ठीक है, उस व्रत की जो परिधि होती है, उस परिधि की जो लंबाई होती है उसको हम c से दिखाते हैं, c से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास में त्रिज्या होती है उसको हम r से दिखाते हैं। और त्रिज्या का अगर मैं दुगना कर देता हूं, ये त्रिज्या r हो जाएगा और ये बाकी बचा हुआ हमारे पास में r है। तो ये जो पूरा होता है ये हमारे पास में क्या कहलाता है, इंग्लिश में बोले तो डायमीटर और हिंदी में बोले तो व्यास, ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो 2r जो है वो बराबर होता है किसके, d के, जो कि हमारे पास में क्या हो जाता है, व्यास। अब इनके बीच में जो संबंध होता है परिधि और व्यास के बीच में, तो आपको ध्यान होगा परिधि की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है हमारे पास में 2πr की, ये चीज होती है। तो c बराबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो पाए को तो पाए रहने दो, 2 और r का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे d लिख लिया। अब आगे देखो, तो c को c लिख दिया और d जो है यहाँ पे गुणा में है, तो इधर जो है वो भाग में आ जाएगा और ये किसके आएगा, पाए के बराबर आएगा। तो ये चीज हमारे पास में रहती है, ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। अब चला आ जाओ प्रश्न पे, आपको प्रश्न अब अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न हमारे पास में ये है, आपको याद होगा कि पाए को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सर, हमें तो याद है पाए बराबर हम c/d लिखा करते हैं और लिख भी सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं याद था मैंने फटाफट याद करा दिया। तो अच्छा है ना, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कंसेप्ट दिखा दिया। अर्थात पाए बराबर c/d है,
हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है, हमने पढ़ा है। ये इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाए अपरिमेय है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन ने जो हमें दिया हुआ है वो समझो कि पाए बराबर वो हमें दे रहा है c/d, ठीक है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। और हमें पता है कि पाए एक कैसी संख्या है, पाए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाए अगर एक अपरिमेय संख्या है तो उसको हम ऐसे c/d के रूप में यानी कि p/q के रूप में कैसे लिख सकते हो सर? क्योंकि p/q के रूप वाली जो संख्याएं होती है वो तो परिमेय होती है, और पाए तो अपरिमेय है, और एक अपरिमेय संख्या c/d के रूप में कैसे लिख सकते हो जो कि एक परिमेय संख्या हो सकती है, उस रूप की है, परिमेय संख्या के रूप की है। तो इसको आप कैसे लिख रहे हैं, है ना, यही तो है। ये इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाए अपरिमेय है। बिल्कुल सही बात है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलो इसका अपन आंसर निकालते हैं। भाई समझ तो गए ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि भाई पाए हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है और उसको आप लिख रहे हो c/d के रूप में, जो कि एक तरह से p/q के रूप में लिखा हुआ है, और p/q हमारे पास में परिमेय संख्या होती है, पाए हमारे पास में अपरिमेय संख्या है, और दोनों बराबर कैसे हो सकती है? ये गड़बड़ आ रही है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आप ये देखो कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, उनकी डेफिनेशन जो होती है उसकी परिभाषा में अगर हम याद करें तो वो है, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप की होती है, ठीक है। लेकिन गौर करना, आपको याद होगा कि सिर्फ पहली नहीं बाकी दो कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। जो तीनों कंडीशन पूरी होगी तभी वो संख्या परिमेय कहलाएगी। तो p/q के रूप की तो है, लेकिन p और q का मान जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, इसको पकड़ना। अब आप यहां पे आइए कि भाई अगर मैं कभी भी कोई व्रत बनाता हूं, जैसे मैंने ये एक व्रत बनाया, फिर हो सकता है मैं एक इतना बड़ा व्रत बनाता हूं, मान लीजिए इसका हमारे पास में त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इस तरह से अलग अलग व्रत बना सकते हैं आप, जितना चाहो उतना बड़ा और जितना चाहो उतना छोटा व्रत बना सकते हो, सही बात है। अब होता क्या है, ये यहां पर हमने व्रत तो बना लिया, अब इस व्रत की परिधि की जो लंबाई आप नापोगे ना, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आएगी। ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है आपको, लेकिन समझिए कि व्रत की जो परिधि की लंबाई है वो हमेशा ही कैसी आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। आप बोलोगे सर हमने तो आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें व्रत की परिधि की लंबाई जो होती है हमारे पास में ऐसी आती है, जैसे कि 45 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है, और क्वेश्चन हमें देता था और उसका आंसर बिल्कुल यही हुआ करता था। और अगर हम नापते भी हैं कभी अपनी स्केल से लेके या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो भी हमारे पास में व्रत की जो परिधि की लंबाई है वो कुछ इस तरह से आती थी, जैसे कि 22 सेंटीमीटर हो सकता है, 44.54 सेंटीमीटर हो सकता है। इस तरह क्या आई है कि सर ये सारी तो परिमेय है और आप कह रहे हो आज अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को समझिए कि पहली बात तो ये कि क्वेश्चन आज तक आपको जो मिले उसके अंदर पाए का जो मान होता है हमेशा हम कैसे ले लिया करते थे, परिमेय ले लिया करते थे, ठीक है, वहां हम सच्चाई ले ही नहीं रहे। तो जब उसको गड़बड़ ले रहे हैं तो आंसर भी तो गड़बड़ ही आएगा ना, ठीक है। वो आपको सॉल्व इजीली कर सको इसलिए आपके साथ ऐसा किया जाता था, ये बात है। दूसरी बात हम आते हैं कि अगर आप इस परिधि की लंबाई नापोगे किसी भी तरीके से तो किससे नापोगे? आप बोलोगे सर स्केल होती है हमारे पास में या इंच टेप होती है उससे नापोगे। अब आप ये बताओ कि इंच टेप की या स्केल की अगर हम बात करें, क्या वो आपको एग्जैक्ट बता सकता है क्या वैल्यू कितना होता है? उसमें देखिए हमारी आंखों की देखने की भी एक क्षमता है और उसके बताने की भी एक क्षमता है। अगर हम स्केल को देखते हैं तो वो बता सकता है कि भाई 15.5 सेंटीमीटर कोई चीज है कि उसकी लंबाई है, ठीक है। उससे ज्यादा वो बता सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बता सकता। यानी कि उसकी वो क्या है, एक लिमिटेशन है, वो ज्यादा और गहराई से नहीं बता सकता, ना हमारी आंखें इतनी गहराई से देख सकती हैं। तो असलियत में सच बात यह है कि परिधि की जो लंबाई होती है वो हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम उस अपरिमेय संख्या को अपनी आंखों से स्केल पे देख नहीं पाते, इंच टेप पे देख भी नहीं पाते। तो ऐसे में फिर आपको कैसे पता लगेगा? तो ये एक सच्चाई वाली बात है जो आपको आज पता लगा है। बाकी हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ही इस तरह की संख्याओं के साथ डील करते हैं ताकि हम आसानी से कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज थोड़ी पल्ले पड़ी होगी। तो ऐसे में अब आप देखिए कि अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई पाई बराबर c/d, ठीक है, तो ये जो c है ये परिधि की लंबाई, ये हमेशा कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो c/d भी हमारे पास में कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, और एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के तो बराबर होती है।
तो इस तरह से हम इसका निराकरण कर देते हैं। अब पाई बराबर c/d, यहां पर c का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, ये बात आप ध्यान रखिए, जिसके कारण c/d का मान अपरिमेय हो गया और पाई भी अपरिमेय होगा। तो ऐसे में इसका हमने निराकरण निकाल लिया। मेन बात जो है वो ये कि भाई परिधि की लंबाई जो है हम स्केल से नापेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे तो हम इतनी ज्यादा अंकों तक नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास में इस तरह की संख्याएं आने वाली है, या इस तरह की, या इस तरह की, इस तरह की, तो वो परिमेय लगेंगी, लेकिन असल में वो परिमेय नहीं, अपरिमेय होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इस तरह का क्वेश्चन अभी अपने एग्जाम के हिसाब से नहीं होता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है, एक अलग चीज आपको दिखाने के लिए होता है कि एक अलग चीज कैसे कंसेप्ट वर्क करते हैं। तो ज्यादा इस बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 4, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया था। तो इसका निरूपण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, उस संख्या रेखा पर हम एक बिंदु ए लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, एक चिन्हित कर लिया हमने बिंदु ए। अब आप क्या करिए, बिंदु ए से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु बी लगाइए। बिंदु ए से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बी लगाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना है, 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु बी आ जाता है। ये हो गया। फिर हम क्या करा करते थे, बी के बाद में हमेशा ही 1 सेंटीमीटर आगे एक बिंदु लगाया करते थे, जिसको हम कह दिया करते थे सी। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। बाकी ये वाली जो दूरी होती है, ये जो हमें दिया हुआ होता है उस हिसाब से हम ले लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप क्या करो, AC जो आ गया है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करिए। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे, आप A और C को स्केल से नाप लोगे और जितना भी आएगा उसमें आधा देख लोगे, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा, मान लीजिए इसको हम कह देते हैं O, और O जो है हमारे पास में क्या हो चुका है, मध्य बिंदु हो चुका है। अब आप क्या करिए, मध्य बिंदु O को लेते हुए, मध्य बिंदु O को लेते हुए और त्रिज्या OC, देखो O से लेके C तक त्रिज्या लेते हुए एक प्रकार की मदद से इस पे एक अर्धवृत्त बनाइए, ठीक है। हमने सर बना लिया इस तरह से अर्धवृत्त। अब आपको अगला क्या करना रहेगा, अब बिंदु B पर एक लंब बनाइए, ठीक है, बना देते हैं। वो इस अर्धवृत्त को कहां पर काटेगी, मान लीजिए बिंदु D पे। अब हमारे पास में ये जो BD लंबाई है, ये आखिर में क्या है, ये BD लंबाई हमारे पास में है रूट 9.3। यही तो हमें चाहिए था, 9.3, यही तो हमें चाहिए था, रूट 9.3। अब इसका हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपण करना है। संख्या रेखा पर निरूपण आप किस तरह से करोगे, आप क्या करोगे, एक प्रकार लेंगे, प्रकार की जो सुई है वो रखेंगे बिंदु बी पे, और प्रकार का जो हमारे पास में पेंसिल है वो आप कहां रखोगे, बिंदु डी पे, और प्रकार को इतना खोलेंगे। अब फिर एक चाप काटेंगे, तो चाप इस तरह से काटेंगे। जिस बिंदु पे संख्या रेखा पर ये चाप काटेगी उसको हम कह देंगे ई। वर्गमूल 9.3 का करेंगे। ए से बी की जो दूरी है वो हमारे पास में 9.3 सेंटीमीटर लेंगे। बी से सी की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो ए सी की लंबाई जो है हमारे पास में वो हो जाएगी कितनी, 10.3 सेंटीमीटर। उसका आधा जब हम मार्क करेंगे तो वो हमारे पास में हो जाएगा 5.15, जो कि यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे ओ। ओ को केंद्र और ओ सी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बिंदु डी मान लेंगे। बी डी जो है वर्गमूल 9.3 को दर्शाता है। बी को केंद्र और बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप काटेंगे। बिंदु ई हो जाएगा। बी से ई जो है ये वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। बहुत ही आसान है, तो चलो करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में 1/√7, तो वो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे,
ऐसों का अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो जो संख्या हमारे पास में हर में लिखी होती है उसी से गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, √7 से ही गुणा और √7 से ही भाग कर दीजिए। एक को √7 से गुणा करा तो √7 आ जाएगा और √7 को √7 से गुणा करा तो सिंपल 7 आ जाएगा। हो गया क्या हर का परिमेयकरण, बिल्कुल इतना ही था। दूसरे पार्ट पे आएंगे। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास में वो है 1/√7 माइनस √6। इसके हर के मान का परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, आपको याद था जब इस तरह से हमारे पास में संख्याएं दी हुई होती हैं जिनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या हर में होती है उसी संख्या को यहां लिख देते हैं, उसी से गुणा और भाग करते हैं, बस एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। माइनस का साइन है तो प्लस में और प्लस का साइन है तो माइनस में। तो ये चीज करते हैं, √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा √7 प्लस √6। देखो यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक को √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी एक से गुणा करने पे तो। और नीचे आप देखिए a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जैसी आपको तीसरी सर्व समीकरण दिख रही है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में a का मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान हमारे पास में क्या है √7, b का मान हमारे पास में क्या है √6। हमने ये सब लिख दिया और यहाँ पे हमने ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करा है, तो वो लिख के भी दिखा देते हैं साइड में कि भाई हमने ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a² माइनस b² के। आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर ऊपर हमारे पास में √7 प्लस √6 ऐसा का ऐसा है, नीचे √7 की घात 2 तो 7 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, √6 की घात 2 तो 6 हो जाएगा, ऐसा कैसा लिखेंगे। ऊपर है हमारे पास में √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा और ये हमारे पास में जो है फाइनल आंसर हो जाता है। हर को परिमेयकरण करना था, देखो 1 आ गया जो कि परिमेय संख्या है, तो यही होता है हमारे पास में परिमेयकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, 1/में √5 प्लस √2, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो कैसे करोगे, जो संख्या हर में लिखी हुई वही लिख देनी है, बस प्लस की जगह हमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो यहाँ आ जाएगा √5 माइनस √2। अब 1 से इसको पूरे को गुणा करिए तो आ जाएगा हमारे पास में √5 माइनस √2। नीचे देखो तीसरी सर्व समीकरण लग रही है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा a की मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान क्या है हमारे पास में √5, b का मान क्या है हमारे पास में √2। और यहाँ पर आप जो है वो सर्व समीकरण लिख के भी दिखा सकते हैं कि भाई हमने इसका इस्तेमाल करा है, दिखाना ही है, दिखा सकते नहीं है, ठीक है। आगे लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में √5 माइनस √2, √5 की घात 2 हो जाएगा हमारे पास में 5, √2 की घात 2 हो जाएगा हमारे पास में 2। √5 माइनस √2 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3। हो गया क्या हर का परिमेयकरण, बिल्कुल हर का परिमेयकरण हो चुका है जो कि 3 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये सर्व समीकरण आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे हम आते हैं इसके चौथे वाले पार्ट पे। चलिए फिर चौथे पार्ट को करते हैं। वो है हमारे पास में 1/√7 माइनस 2। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ लिखी है बस वही लिख देनी है और साइन बदल देना है, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी। 1 को गुणा करेंगे तो वही आना है और तो कुछ होना नहीं है, 1 से गुणा करने पे तो ज्यादा कुछ बदलता है नहीं। नीचे देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तीसरी सर्व समीकरण लग रही है ना, तो हम यहाँ पे बता देंगे तीसरी सर्व समीकरण लग रही है कि भाई a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो कि हमारे पास में किसके बराबर होगा, a² माइनस b² के। तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a का मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान हमारे पास में क्या है, √7 आ जाएगा, b का मान हमारे पास में क्या है, 2 आ जाएगा, हमने उसमें फिट कर दिया। अगला स्टेप है √7 प्लस 2, √7 की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 की घात 2 बोलो कितनी, 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अगले स्टेप में आ जाएगा √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए तो बोलो कितने बच्चे, 3। हो गया क्या हर का परिमेयकरण, बिल्कुल हर का परिमेयकरण हमारे पास में हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहने वाले हैं और आपकी किताब में है ही, इन्हीं को प्रैक्टिस करिए और मस्त रहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपके किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।